भानुप्रतापपुर का नेता कौन होगा, अब ये तस्वीर धीरे धीरे साफ होती जा रही है। 24 का ट्रेलर और पिक्चर अभी बाकी है, क्योंकि लगातार इलेक्शन से नतीजों का अपडेट सबसे पहले सटीक आकलन के साथ IBC 24 आपके सामने रख रहा है तमाम अपडेट। और सबसे पहले बात कर लेते हैं भानुप्रतापपुर की, जहां पर उपचुनाव पर सबकी निगाह टिकी हुई थी। 11 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है, कुल मिलाकर 19 राउंड की काउंटिंग होनी है और कांग्रेस भारी बढ़त के साथ आगे चल रही है। कांग्रेस प्रत्याशी 16,367 वोटों से इस वक्त आगे चल रही हैं। सावित्री मंडावी को अब तक कुल 37,854 वोट मिले हैं। वहीं बीजेपी प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम अब दूसरे स्थान पर आ गए हैं। शुरुआत के 4 राउंड की काउंटिंग तक ब्रह्मानंद नेताम तीसरे स्थान पर खिसक गए थे और अकबर कुर्राम जो सर्व आदिवासी समाज की तरफ से मैदान में थे, 17,327 वोट लेकर वो इस वक्त तीसरे स्थान पर चल रहे हैं। तो लगातार भानुप्रतापपुर में अब तक 11 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है और कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार सावित्री मनोज मंडावी ने बहुत ज्यादा बढ़त यहां पर बना ली है। 16,000 से ज्यादा वोटों से इस वक्त वो आगे चल रही हैं। तो दूसरी तरफ गुजरात की बात करें, गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की आंधी चली है, क्योंकि 182 सीटों में से 154 सीट पर इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। इनमें जीती हुई सीटों के आंकड़े भी शामिल हैं। 19 सीटों पर इस वक्त कांग्रेस पार्टी सिमटती नजर आ रही है। पिछले चुनाव में 77 सीटें जीतने में कामयाब हुई थी, लेकिन इस बार कांग्रेस पार्टी महज 19 सीटों पर सिमटती नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी जो यहां पर एक बड़े चमत्कार का दावा लगातार कर रही थी, 6 सीटों पर सिमट गई है। इसी तरह से हिमाचल प्रदेश ने कांग्रेस को खुश होने का मौका दिया है। हिमाचल प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिहाज से भी महत्वपूर्ण, क्योंकि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल चीफ ऑब्जर्वर कांग्रेस की तरफ से बनाए गए थे और हिमाचल प्रदेश के अभी तक के रुझान और नतीजे बता रहे हैं कि कांग्रेस की झोली में हिमाचल प्रदेश जा रहा है। हिमाचल प्रदेश की जो रवायत रही है इससे पहले हर 5 साल में सरकार बदलने की, एक बार फिर से कमोबेश वही स्थिति यहां पर बनती नजर आ रही है, जहां पर कांग्रेस पार्टी हिमाचल प्रदेश में सरकार बनाने की स्थिति में है। जो अब तक के रुझान है इसमें स्पष्ट बहुमत कांग्रेस पार्टी ने हासिल कर लिया है। भानुप्रतापपुर पर भी हमारी लगातार नजर बनी हुई है और भानुप्रतापपुर में 11 राउंड की काउंटिंग के बाद कांग्रेस प्रत्याशी सावित्री मंडावी इस वक्त 16,000 से ज्यादा वोटों से आगे चल रही है। बहुत बड़ी बढ़त उन्होंने बना ली है। लोगों को विश्वास कायम है और दूसरा ये है कि वहाँ मनोज मंडावी जी के जो किए हुए कार्य हैं उस पर मुहर लगी है। तो इसके तभी शुरुआत नहीं किए हैं, लेकिन हाँ ये उपचुनाव लगातार जितने उपचुनाव हुए हैं कांग्रेस अच्छे मार्जिन से चुनाव जीती है। तो जनता का समर्थन लगातार सरकार पर बनी हुई है, ये बात पर लक्षित हुआ है। रमन सिंह का खेल खत्म हो गया, बिरज मोहन थोड़ा बहुत बचा था, उसका भी खेल खत्म। तेल निकल गया। उसका पैसा, उसका घमंड, उसका दम पूरा पानी का पानी दरा के दरा हो गया। क्योंकि आदिवासी वो जो अकबर कुर्राम बहुत सीधा आदमी है, पुलिस का नौकरी किया है, समझदार है, उनको लड़ाने का काम किया। कांग्रेस जीतेगी, हम शुरू दिन से ही बोल रहे हैं कि पिछला रिकॉर्ड टूटेगा और भारी बहुमत से जीतेगी। उसके पीछे हमारा लॉजिक है कि एक तो हमारा आदिवासी नेता एक बड़ा चेहरा था और उनके चले जाने से लोगों का सहानुभूति उस परिवार के प्रति है, और दूसरा माननीय भूपेश बघेल जी के काम काज पर मुहर है। जिस प्रकार से अभी भेंट मुलाकात कार्यक्रम में हम साथ में जा रहे हैं, तो लोगों का चेहरा देखने से अंदाजा लगता है कि योजना कितना सफल है। तमाम योजना है जो लोगों का आर्थिक स्थिति में लगातार जो है बदलाव ला रहा है, तो इसका सीधे वोट में बदलते हुए हमको दिख रहा है। तो रिएक्शंस लगातार आ रहे हैं और इस रिएक्शंस के तहत कांग्रेस पार्टी जहां हिमाचल प्रदेश के अब तक के रुझानों को लेकर खुश नजर आ रही है, भानुप्रतापपुर में जीत की तरफ लगातार कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी बढ़ रही हैं, तो दूसरी तरफ गुजरात के नतीजे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक बार फिर से गए हैं। हम सीधा रुख करेंगे पहले कांकेर का, जहां हमारे सहयोगी सौरभ सिंह परिहार लगातार बने हुए हैं। सौरभ, तस्वीर लगभग साफ होती जा रही है। अब तक 11 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है और 16,000 से ज्यादा वोटों से इस वक्त बढ़त बना चुकी हैं सावित्री मंडावी। क्या और अपडेट आपके पास, सौरभ? शाम तक दिखाया था
बिल्कुल, देखिए जीत लगभग तय है। 16,000 के लगभग अभी बढ़त बनी हुई है कांग्रेस की, और जैसे ही बढ़त और बनते जा रही है, कांग्रेस के सभी दिग्गज नेता जो है कांकेर की ओर आ रहे हैं और विजय जुलूस को लेकर भी तैयारी शुरू हो गई है। अभी आप देखिए, अभी हम जो है एक जगह पर बैठे हैं जहां पर कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेता जो है मौजूद है, और मेरे साथ अभी इस वक्त जो है प्रभारी मंत्री जो है कांकेर की अनिला भेड़िया जी हैं। अनिला भेड़िया जी, आप लगातार जो है इस विधानसभा का जो है दौरा करते रही, आपको क्या लग रहा था कि कुछ ट्रप तो था शुरुआत के दिनों में? नहीं, बिल्कुल हम लोग को तो शुरू से लग रहा था कि हमारी कांग्रेस की विजय होगी, क्योंकि हम लोग जो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में जो काम कर रहे हैं क्षेत्र में, और आदिवासियों के लिए जो काम किए हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण थी। क्योंकि आदिवासी लोग भी समझते हैं कि जब कांग्रेस की सरकार रहेगी तभी हमारा विकास होगा और हमारे समस्याओं की हल होगी। कितने भी भाजपा के नेता या कोई भी आदिवासी नेतृत्व करने जा रहे थे, जो विरोध करने जा रहे थे, जो अपोजिट बोल रहे थे, उनके कहने पर भी हमारे आदिवासी क्षेत्र के लोग नहीं आए। और बृजमोहन अग्रवाल जी जो लीडर, अच्छे पेट जमाने वाले, जिनका हमेशा नेतृत्व, हमेशा पैसों की बात आती है तो उनका नाम आता है, उन्होंने अपनी पार्टी की हार देखते हुए वो सर्व आदिवासी लीडर जो चुनाव लड़ रहे थे उनको फाइनेंस किए। उसके बाद भी आज देखिए स्थिति हमारे कांग्रेस के पक्ष में थी। तो हमारे आदिवासी शुरू से ही कांग्रेसों के साथ रहे। ठीक है, ये आप ठीक कह रही हैं। दूसरा, आपको फायदा लगता है क्या कि आपने महिला कैंडिडेट जो उतारी, इसलिए थोड़ा सा फायदा आपको और ज्यादा मिला है? महिला हो या क्योंकि यहाँ पर जो महिला मतदाता है वो भी ज्यादा है। बिल्कुल, यहाँ 1 लाख से अधिक हमारी महिला मतदाता हैं, तो महिलाओं का थोड़ा सा तो महिला के प्रति सहानुभूति रहता ही है। फिर भी हमारे भाइयों ने भी साथ दिया, ऐसा नहीं है कि महिला थे तो इसलिए विजय हुआ। हमारे पूरे संगठन के लोग भारी मेहनत किए, भाई साथ दिए, अच्छा काम किए, इसलिए आज और हमारी कांग्रेस सरकार की जो नीति है, रीति है, उसकी वजह से आज हम लोग यहाँ विजय प्राप्त किए। जी मैम, आप भी आदिवासी समाज से आती हैं। यहाँ पर आरक्षण को लेकर एक बड़ा मुद्दा बना और लोग कह रहे थे कि कांग्रेस कहीं ना कहीं उसके कारण जो कांग्रेस का वोट है वो कम होगा, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि लगभग 16,000 से ज़्यादा वोट है और लगभग 6 से 7 राउंड बाकी है। तो क्या लग रहा है कि ये लीड जो है और बढ़ेगी? और दूसरा जो मुद्दा था आरक्षण का, वो मुद्दा जो है भाजपा के लिए काम नहीं आया? बिल्कुल वो काम नहीं आया, आदिवासी जानते थे और मुख्यमंत्री तो आश्वस्त कर दिए थे पहले से, मैं किसी को नुकसान होने नहीं दूंगा, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे और वर्ग के हो, सभी का मैं साथ दूंगा। और जहां तक बात रही आरक्षण की, आदिवासियों को जो पढ़े लिखे कुछ लोग हैं जो अपोजिट विरोधी पार्टी के हैं, उन लोग भड़काने की कोशिश की है। मैं बताई ना आपको, पहले आदिवासी समझते हैं कांग्रेस है तो आदिवासियों की भलाई है, ये उनकी शुरू से विचार रही और इसी विचार को लेके हमारे इस क्षेत्र में जो आज हम लोग जीत हासिल की। मैम, आप कांकेर जिले की जो है प्रभारी मंत्री हैं। कांकेर जिले के अंतर्गत भानु प्रतापपुर विधानसभा आता है। आपने दुर्ग, कोंदल, चरामा, भानु प्रतापपुर सबका दौरा किया। क्या लगता है कि 2023 से पहले वहाँ पर कोई ऐसा डेवलपमेंट किया जाना चाहिए जो वहाँ के लिए आवश्यकता है? डेवलप तो हो ही रही है, जहाँ जहाँ जिस चीज़ की मांग आ रही है हमारे यहाँ कोशिश कर रहे हैं। आप देख रहे हो कांकेर जिला की ही बात है, कभी कोई सोचा रहा होगा कि यहाँ मेडिकल कॉलेज बनेगा? आज मेडिकल कॉलेज बन गई। यहाँ पे भानु की मांग है, भानु की कुछ मांगे हैं, पर वस्तु स्थिति को देखते हुए शासन निर्णय लेगी। हमारे 4 हमारे कोंदल में जो मांग की है उन अवश्य पूरा होगा जो उनकी मांग है। जी, लास्ट एक हितेश जी, एक लास्ट सवाल ले लेते हैं। लास्ट सवाल जी, 2023 में चुनाव होने हैं, आरक्षण का मुद्दा जो है गरमाया हुआ था। क्या लगता है कि आरक्षण का मुद्दा चल पाएगा 2023 में? नहीं, बिल्कुल नहीं, जब तक तो सब सॉल्व हो जाएगा आरक्षण के मुद्दा। ठीक है, तो ये थी हमारे साथ अनिला भेड़िया जी, प्रभारी मंत्री, जिनका साफ तौर पर कहना है कि कोई मुद्दा नहीं रहेगा और 2023 में फिर से कांग्रेस जीत दर्ज करने वाली है। ठीक है सौरभ, आप बने रहिए, आगे भी आपसे लगातार अलग अलग नेताओं से रिएक्शंस आप लगातार ले रहे हैं, हम दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। और इस वक्त मेरे साथ में स्टूडियो में घनश्याम राजू तिवारी, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, एक बार फिर से जुड़ गए हैं। घनश्याम जी, हिमाचल प्रदेश को लेकर अब शुभकामनाएं देने का वक्त आ गया है कि किस तरह से देख रहे हैं?
देखिए, निश्चित ही हितेश जी, जिस प्रकार से देश के चाहे हम हिमाचल की बात करें, गुजरात की बात करें, उत्तर प्रदेश के उपचुनाव की बात करें या फिर छत्तीसगढ़ में भानु प्रतापपुर उपचुनाव की बात करें, लगातार कहीं ना कहीं कांग्रेस को बहुमत और कांग्रेस के प्रति जनाधार बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। रिजल्ट जो भी हो, अंतिम रिजल्ट शाम तक आएंगे, उसके बाद सारी परिस्थितियां क्लियर होंगी, परंतु ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं, पिछले 24 घंटों के अंतर सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी का जनाधार खिसकता हुआ दिखाई पड़ रहा है। खिसकता हुआ कह सकते हैं, 15 साल से एमसीडी में सत्ता पर रही भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया। हिमाचल में सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी, और हितेश जी सबसे बड़ी बात, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी उसी हिमाचल से आते हैं जिस हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता जा रही है। तो आप समझ सकते हैं कि जो मोदी मैजिक या भारतीय जनता पार्टी के जादू का जो विषय लेकर हमेशा ही चर्चा का मीडिया में सुर्खियां रही, आज वो जादू कहीं ना कहीं समाप्त होता दिखाई पड़ रहा है। और छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के जनहितकारी योजनाओं के आधार पर, संगठन के हमारे पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम जी के मजबूत नेतृत्व में और कवासी लखमा जैसे हमारे बस्तर के मंत्री, आइकॉन मंत्री के नेतृत्व में हम भानु प्रतापपुर की चुनाव को जीतने जा रहे हैं। और यह 5वां उपचुनाव है हितेश जी, जो छत्तीसगढ़ में 18 के बाद से अब तक की स्थिति में हम जीतने जा रहे हैं। सत्ता के सेमीफाइनल के रूप में इस चुनाव को कहीं ना कहीं देखा जा रहा था और इस पे फिलहाल कांग्रेस पार्टी बाजी मारती नजर आ रही है। अनुराग सिंहदेव जी हमारे साथ में जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता है, प्रवक्ता है। अनुराग सिंहदेव जी, स्वागत है आपका IBC 24 पर। और जानना चाहेंगे आपसे कि अभी तक के जो नतीजे और रुझान सामने आ रहे हैं, ये साफ हो चला है कि भानु प्रतापपुर में कांग्रेस की प्रत्याशी ने बहुत बड़ी बढ़त बना ली है। शुरुआती 4 राउंड तक तो बीजेपी की प्रत्याशी तीसरे स्थान पर चल रहे थे, लेकिन अब वो दूसरे स्थान पर आ गए हैं। दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश भी बीजेपी के हाथ से जा रही है। क्या कहेंगे इन सब को लेकर? देखिए, एक विषय जो हिमाचल को लेकर है, तो हिमाचल में तो वास्तव में ये ट्रेंड ही रहा है कि एक बार एक दल की सरकार रहती है, दूसरी बार सरकार बदल जाती है। लेकिन हिमाचल प्रदेश में भी जिस तरीके का परफॉर्मेंस भारतीय जनता पार्टी ने किया और इस चुनाव में एकदम नेक टू नेक फाइट की तरफ लेके जा रही है, ये भी एक अच्छा इंडिकेशन है बीजेपी के लिहाज से। दूसरा, आप ऐतिहासिक जीत जो गुजरात में हो रही है वो देख रहे हैं। 154 सीट इससे पहले किसी दल ने वहां पर नहीं जीती थी, हम सारे रिकॉर्ड तोड़कर जीते हैं, कांग्रेस 20 में आ गई। और भानु प्रतापपुर तो देखिए एक ऐसा चुनाव है जो कांग्रेस के लिए एक तरीके से करो या मरो की स्थिति निर्मित हो चुकी थी और कांग्रेस ने हर हथकंडे, यहां तक कि हमारे कैंडिडेट को पुलिस से भयभीत करना, कार्यकर्ताओं को भयभीत करना, झारखंड से पुलिस बुलाकर उस पर कार्रवाई करवाना, ये सारी परिस्थितियां आप देखें। और फिर भी मैं मानता हूं कि चिंता कांग्रेस को होनी चाहिए कि कांग्रेस को, अब बोल रहे हैं आप थर्ड में हम आ रहे हैं, तो 3 राउंड में वास्तव में एक ट्राइबल उम्मीदवार ने, जो जनजाति समाज की तरफ से उम्मीदवार थे, उन्होंने एक बड़ा वोट लिया है। तो इसका अर्थ स्पष्ट रूप से देखा जाए कि यदि आज की स्थिति में कांग्रेस के खिलाफ जनजाति समाज खड़ा हो रहा है और कहीं ना कहीं वोट के आधार पर अभी जो समीकरण बन रहे हैं उसमें थोड़ा एज कांग्रेस को जरूर मिल रहा है, लेकिन कांग्रेस के लिए ये चिंता का विषय है कि उनको ये सारे प्रयोग यहाँ पर करने पड़ रहे हैं। और विधानसभा का विषय सत्र बुलाना पड़ गया 2 तारीख को चुनाव से पहले, तो ये सब कांग्रेस के लिए विश्लेषण का विषय होना चाहिए। मैं तो मानता हूं कि पूरे देश भर में और भारतीय जनता पार्टी एक प्रचंड बहुमत की तरफ, एक विश्वास की तरफ बढ़ रही है और उसका नतीजा आने वाले उपचुनाव में छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिलेगा। चलिए सिंहदेव जी के पास जाएंगे, शायद मेरी आवाज उन तक ठीक से पहुंच नहीं पा रही है। बहरहाल दोनों ही मेहमान हमारे साथ में बने हुए हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर हमको रुकना होगा, लेकिन भानु प्रतापपुर में जाने से पहले बता दें कि 12वें राउंड की हमारे पास में अपडेट आ गया है और 12 राउंड की काउंटिंग के बाद 16,986 वोटों से इस वक्त सावित्री मंडावी आगे चल रही हैं। हिमाचल प्रदेश में 39 सीटों पर इस वक्त कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं, जिसमें कुछ नतीजे भी आ चुके हैं। और गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की आंधी चली है, 150 सीट का आंकड़ा पार कर दिया है। अपडेट्स लगातार दे रहे हैं, जैसे जैसे काउंटिंग अब आगे बढ़ती जा रही है, तस्वीर लगभग साफ होती जा रही है। गुजरात में बंपर जीत के साथ भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से सत्ता पर काबिज होने जा रही है। 27 साल से वहां पर बीजेपी की सरकार है। तो दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी
की स्थिति मजबूत नजर आ रही है और अभी तक के रुझानों में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनते नजर आ रही है। यानी कि जो हिमाचल प्रदेश की रवायत रही है, वहां एक बार फिर से 5 साल बाद जनता ने सरकार को बदलने का मैंडेट दिया है। अभी तक की तस्वीर तो ये बता रही है। भानु प्रतापपुर में कांग्रेस प्रत्याशी लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। 12 राउंड की काउंटिंग अब तक हो चुकी है। इस बीच हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के नेता विक्रमादित्य सिंह ने बयान दिया है, सरकार बनने के बाद पुरानी पेंशन योजना लागू करेंगे, जैसा कि भूपेश बघेल ने वहां पर घोषणा की थी। अपने सभी वायदे पूरे करेंगे। हिमाचल में वीरभद्र सिंह मॉडल ने काम किया है और ये कहा कि भाजपा गड़बड़ पार्टी है, अगर भाजपा गड़बड़ी करेगी तो जवाब देंगे। सुनिए क्या रिएक्शन उनका। निश्चित तौर से वीरभद्र सिंह जी का एक बहुत बड़ा फैक्टर इन चुनावों में रहा है और उनकी लेगेसी को इग्नोर नहीं किया जा सकता है, ये बात बिल्कुल साफ है। उन्होंने चुनावी वादे किए हैं, सबसे महत्वपूर्ण 10 गारंटियां हैं, उनको हम आने वाले समय में सब मिलकर पूरा करेंगे। तो हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के नेता उत्साहित हैं। जाहिर सी बात है कि जिस तरह से, और छत्तीसगढ़ के लिहाज से भी ये बहुत महत्वपूर्ण इसलिए कि भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को वहां पर चीफ ऑब्जर्वर बनाकर ले जाया गया था और कहीं ना कहीं पूरा जो चुनाव प्रचार का अभियान है वो इसी के इर्द गिर्द रहा। लगातार छत्तीसगढ़ मॉडल की बात वहां पर कही जाती रही और जनता ने जो फैसला सुनाया है वो कांग्रेस पार्टी के पक्ष में जाता हुआ इस वक्त नजर आ रहा है। सिंहदेव साहब हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं, घनश्याम राजू तिवारी जी बने हुए हैं। घनश्याम जी, जानना चाहेंगे आपसे कि हिमाचल प्रदेश के नतीजों के संदर्भ में खासतौर पर अगर बात करें, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जिस तरह से वहां पर पूरी तरह से चुनाव प्रचार किया, कमान संभाली थी और छत्तीसगढ़ मॉडल की चर्चा लगातार वहां पर होती रही, पुरानी पेंशन समेत कई और महत्वपूर्ण वादे वहां पर किए गए थे। आपको जो जिस तरह के रुझान निकल के सामने आ रहे हैं, इससे क्या अब उम्मीद आगे कर रहे हैं? देखिए, निश्चित ही हितेश जी, ये छत्तीसगढ़ के लिए गौरव का ही विषय था जब छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को सीनियर ऑब्जर्वर के तौर में हिमाचल प्रदेश की जिम्मेदारी संगठन ने सौंपी। और जहां तक भूपेश बघेल जी का विषय है, राजनीतिक उम्र में मेरी जितनी नहीं है उतना उससे डबल उनका राजनीतिक तजुर्बा रहा है। संगठन में रहते हुए उन्होंने जिस प्रकार से कार्य करने की जो क्षमता उनमें है, एक एक बूथ को समझने की और बूथ के अंदर की जिम्मेदारियों को समझने की, एक संगठनात्मक क्षमता का जो दायित्व तो उनके में हमने देखा है पिछले उनके अध्यक्षीय कार्यकाल में छत्तीसगढ़ में, कहीं ना कहीं उन्हीं चीज़ों को उन्होंने कॉपी करने की कोशिश हिमाचल में की। चाहे वो पन्ना प्रभारी के रूप में हो, चाहे बूथ में बूथ कमेटी यूथ की हो, महिलाओं की हो, युवाओं की हो। और सबसे बड़ी बात हितेश जी, जिस बात का जिक्र आप भी कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ मॉडल। छत्तीसगढ़ मॉडल सरकार के लिए, छत्तीसगढ़ के साथ साथ पूरे देश के पटल के लिए एक स्वर्णिम अवसर है। साथ ही संगठन में भी जो छत्तीसगढ़ मॉडल अब हमारे संगठन का भी एक रोल प्ले कर रहा है, कहीं ना कहीं हमारे राष्ट्रीय दल के अंदर में, कांग्रेस के अंदर में, जो एक बड़ी बात है। उत्तर प्रदेश चुनाव में भले हमें हार का सामना करना पड़ा, लेकिन बहुत हद तक हम वहां पर हर बूथ में, हर विधानसभा में अपने कार्यकर्ताओं को तैयार कर पाए। रिजल्ट इस समय जो कुछ भी रहे हो हितेश जी, लेकिन आप आने वाले समय में देखिएगा कि जो छत्तीसगढ़ मॉडल का जो संगठनात्मक तौर तरीका है वो भी आपको हर उन राज्यों में दिखेगा जहां पर भूपेश बघेल जी को जिम्मेदारी मिली। खासतौर पर ये जो 2 राज्यों के चुनाव हुए हैं, एक तरफ छत्तीसगढ़ मॉडल की चर्चा हो रही थी तो एक तरफ गुजरात मॉडल, जिसका भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रचार करती रही है। गुजरात मॉडल का असर गुजरात में दिख रहा है। 157 सीटों पर ऐतिहासिक जीत दर्ज करती नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी। यहां पर कांग्रेस पार्टी यहां पर चुनाव प्रचार अभियान में ही कहीं दौड़ में नजर नहीं आती थी। आप इसको किस तरह से देखते हैं? क्योंकि जो आप बात कर रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में तो जादू चल गया, लेकिन गुजरात में मुंह की खानी पड़ी। देखिए हितेश जी, अच्छा प्रश्न किया आपने कि गुजरात मॉडल और छत्तीसगढ़ मॉडल। गुजरात मॉडल की क्या स्थिति है, देश आज इन बातों को देख रहा है। गुजरात मॉडल, गुजरात के लिए आज के परिणाम से हम जोड़ के देखें तो हो सकता है कि आप सही हो, लेकिन आपको यह समझना होगा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गुजरात के इस चुनाव में जिस प्रकार से उन्होंने पूरी ताकत झोंकी, मैं जितना जानकारी रखता हूं, 31 रैलियां उन्होंने की, 5 रोड शो उन्होंने किए और तमाम सरकारी तंत्र को उन्होंने लगा रखा है। सत्ता का दुरुपयोग वहां हो रहा है। कांग्रेस के प्रत्याशियों को या तो डराया जा रहा है या फिर उन्हें अपने पाले में करने की कोशिश करे, जैसे जिग्नेश मेवाड़ी और अन्य युवा नेताओं को आपने देखा पिछले दिनों जो भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो सारा तंत्र का दुरुपयोग इस समय वर्तमान में गुजरात में हो रहा है। और आप समझिएगा हितेश जी कि प्रधानमंत्री, जो राष्ट्र के प्रधानमंत्री हैं, एक राष्ट्रीय दल के सर्वोच्च नेता हैं, उनको 31 रैलियां करनी पड़ती है, 5 रोड शो करते हैं, 400-500 किलोमीटर का रोड शो करते हैं,
हम नहीं कहते कि राजनीति में, चुनाव में, लोकतंत्र में ये नहीं होना चाहिए, लेकिन आप उनकी चिंता को समझिएगा। आज गुजरात में इन बातों की पुरजोर हवा थी। महंगाई के क्या हुए, बेरोजगारी का क्या हुआ, कहीं ना कहीं लोगों को गिरता रुपया, बिकता देश की चिंता थी। लेकिन आज हम नतीजे कुछ और देख रहे हैं गुजरात में। लेकिन 24 घंटे के अंतर, जैसे मैंने पहले ही कहा हितेश जी, चाहे दिल्ली एमसीडी की बात करें, चाहे हिमाचल में खसकता भारतीय जनता पार्टी की जनाधार की बात करें, या छत्तीसगढ़ में भानु प्रतापपुर, और उत्तर प्रदेश के भी उपचुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को हार का ही सामना करना पड़ रहा है। तो लगातार हम इस बात को कह सकते हैं हितेश जी कि भारतीय जनता पार्टी का जादू समाप्त हो चुका है। अब वो गुजरात धरातल की ओर। गुजरात तो आपके हाथ में आ गया, लेकिन हिमाचल हाथ से चला गया। भानु प्रतापपुर में पूरी ताकत लगाने के बाद भी बड़ी हार की तरफ पार्टी बढ़ती नजर आ रही है। तो दूसरी तरफ एमसीडी का भी जिक्र यहां पर कर रहे हैं। क्या कहेंगे इस पूरी जो ओवरऑल चीजें हो रही हैं उसको लेकर? देखिए, हिमाचल में जो रिवाज है वो हुआ है, क्योंकि वहां पर हर 5 वर्ष में सरकार बदलने की स्थिति बनती है। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा हितेश जी कि आप देखिए किस तरीके से बीजेपी वहां कॉन्टेस्ट में है, और बहुत नैरो मार्जिन के साथ हम पिछड़ रहे हैं वहां पर। यानी उस रिवाज को हम बदलने की स्थिति में वहां तक पहुंच चुके थे। रही भूपेश बघेल जी की प्रभारी बनने की बात और छत्तीसगढ़ मॉडल की बात, इससे पहले भूपेश बघेल जी असम में भी प्रभारी थे, वहां भी छत्तीसगढ़ मॉडल का नारा दिया था। इससे पहले भूपेश बघेल जी उत्तर प्रदेश में भी प्रभारी थे, वहां भी छत्तीसगढ़ मॉडल का नारा दिया था। अब बहती गंगा में हाथ धो के भी कोई प्रसन्न हो जाए और उनके प्रवक्ता उनके बड़े बड़े डींगे हाँकने लगे, तो मुझे इसमें कोई कहना नहीं है, कोई आश्चर्य नहीं है। और रही गुजरात मॉडल और छत्तीसगढ़ मॉडल की तुलना की, तो आप देखिए 27 साल के बाद भी 157 रिकॉर्ड सीट, ये बीजेपी, ये क्या है, ये इनको समझना पड़ेगा। और यही वो लोग हैं कि बाई इलेक्शन में भानु प्रतापपुर के उपचुनाव में ये इनको बिल लाना पड़ गया, विधेयक लाना पड़ गया। 2 तारीख को विशेष विधेयक लाए कि ट्राइबल रिजर्वेशन हम देंगे, और आदिवासी वर्ग उनके सामने खड़ा हुआ है वहां पर। ठीक है। अच्छा अनुराग जी, आप अपने इससे पहले के सवाल में जिस तरह से आपने जो एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की थी कि 4 राउंड तक अगर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार तीसरे स्थान पर आ गए थे, तो उसके पीछे एक बड़ा कारण आपने बताया था कि सर्व आदिवासी समाज का उम्मीदवार, यहां तरह के समीकरण वहां पर बने। आगे आने वाले 2023 में भी माना यह जा रहा है कि सर्व आदिवासी समाज इसी तरह से अपनी मौजूदगी का एहसास करा सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरह से वोट हासिल हुए हैं वो कहीं ना कहीं उसको आगे के चुनाव में भी इस तरह का एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो अगर ऐसा होता है तो जैसे यहां नुकसान हुआ, क्या आप बाकी पूरे प्रदेश में भी इसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी के लिए देख रहे हैं कि कांग्रेस के लिए देख रहे हैं? हितेश जी, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि बाई इलेक्शन और आम चुनाव में बहुत अंतर होता है। और बाई इलेक्शन में यदि आज कांग्रेस के खिलाफ रुझान सर्व आदिवासी समाज की तरफ ट्राइबल का गया है, तो निश्चित रूप से कांग्रेस को हटाने के लिए जो सबसे बड़ा विकल्प है भारतीय जनता पार्टी का, वो आम चुनाव में आदिवासी समाज के सामने निश्चित रूप से रहेगा। और इसलिए मैं तो मानता हूं कि जब आम चुनाव होंगे तो कांग्रेस ने जो पाप आदिवासी समाज के साथ किया है उसका बदला विकल्प के रूप में भारतीय जनता पार्टी को वोट देके वो करेंगे। इसका इंडिकेशन है इनके लिए एक चेतावनी है। और जिस तरीके से ब्रह्मानंद नेताम जी को परेशान किया गया, अभी दबाव की बात कर रहे थे, गुजरात में हमने दबाव बना दिया। अरे गुजरात में तो आप प्रधानमंत्री को रावण बोल रहे थे, गुजरात में तो आप प्रधानमंत्री को बोल रहे थे औकात बता देंगे। दबाव ये होता है, दबाव तो ये है जब झारखंड से पुलिस बुलाकर हमारे प्रत्याशी के बंगले के सामने आप खड़े कर दो, कार्यकर्ताओं से पूछताछ कराओ, ये दबाव होता है। तो दबाव क्या होता है, पहले ये डिफरेंस समझ लीजिए घनश्याम जी, उसके बाद आप टिप्पणी करेंगे भारतीय जनता पार्टी की। जी घनश्याम जी, ये तो बेहद दुर्भाग्य है हितेश जी कि दुराचारी अनाचारी जैसे आरोप लगने वाले व्यक्ति के पीछे पूरी भारतीय जनता पार्टी जिस बेबाकी से अरे हाई कोर्ट ने बेशर्मी की तो दाद देनी पड़ेगी। सुन लीजिए अनुराग जी, इनकी बेशर्मी की तो सुन लीजिए इनकी बेशर्मी की तो दाद देनी पड़ेगी। आप बताइए, झारखंड की पुलिस, आरोप लगे ब्रह्मानंद नेताम के ऊपर, झारखंड की पुलिस गिरफ्तार करने आई और ये उनका विरोध करते रहे, कानून का मजाक ये उड़ाते रहे और ये दोषी हमें ठहराते हैं। अरे भाई, छत्तीसगढ़ की जनता देखती है, समझती है, और आप उन्हीं सब चीजों को समझिए और उसके परिणाम आपको भोगने पड़ रहे हैं और आगे भी भोगने पड़ेंगे। आप जिस आदिवासी हित चिंतक होने का दम भर रहे हैं,
कहीं ना कहीं आप समझ लीजिए अनुराग जी, 15 साल आपने आदिवासियों के साथ छलावा किया, झूठे वायदे किए, जल जंगल जमीन उनसे छीना, और उसका परिणाम आपको यह भोगना पड़ा कि बस्तर की 12 सीट आपको हारनी पड़ी। जितने दावे प्रतिदावे आपने भानु प्रतापपुर में किए, जितने परपंच आपने भानु प्रतापपुर में किए, पिछले 4 सालों में हितेश जी भारतीय जनता पार्टी में हर निर्णय के बाद इनके भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बदले गए, प्रभारी इनके बदले गए, और आज तो भानु प्रतापपुर हार रहे हैं। मुझे लगता है कि हो सकता है कि 2, 4, 5, 10 दिन में वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव भी बदले जाएं, ओम माथुर भी बदले जाएं। तो बदलने से कुछ नहीं होगा, बदलना भारतीय जनता पार्टी को पड़ेगा, जो झूठ की बुनियाद पर गुमराह करने की जो राजनीति इस प्रदेश में कर रही है, ये उसके नतीजे हैं जो जनता आपको दे रही है। लेकिन बावजूद इसके आप गुमराह करते रहिए, हमें कहीं दिक्कत नहीं है, हम जनता की सेवा करने आए हैं, भरोसेमंद सरकार है, छत्तीसगढ़ या मुख्यमंत्री है। इस बीच कुछ अपडेट दे दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 3 बजे दिल्ली के लिए रवाना होंगे और वहां से फिर वो चंडीगढ़ भी जाएंगे, इस तरह का अपडेट निकल के सामने आ रहा है। कि बीच एक और महत्वपूर्ण खबर चुनाव से जुड़ी आ रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बहुत बड़ा बयान दिया है, ये बड़ी खबर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। भूपेश बघेल ने बहुत बड़ा बयान दिया है कि हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर सकती है, हमें अपने विधायकों को संभाल कर रखना होगा। हिमाचल के रुझानों में बहुमत से आगे निकल चुकी है कांग्रेस। छत्तीसगढ़ हालांकि नहीं लाए जाएंगे हिमाचल प्रदेश के विधायक, ये बात मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कही है। हिमाचल के नतीजों पर भूपेश बघेल ने बहुत बड़ा बयान दिया है। ये कहा है कि नतीजे को प्रभावित कर सकती है, विधायकों की खरीद फरोख्त का काम यहां पर हो सकता है, ये बड़ा बयान दिया है। हिमाचल में बीजेपी कुछ भी कर सकती है, हमें अपने विधायकों को संभाल कर रखना होगा, सीएम ने यह बात कही है। एक बार सुन लेते हैं। हॉर्स ट्रेडिंग का मामला कुछ ऐसा हो सकता है, क्या विधायकों को नहीं, यहाँ तो नहीं लाएंगे, लेकिन हाँ अपने साथियों को तो संभाल के रखना पड़ेगा, क्योंकि भाजपा कुछ भी कर सकती है, किसी स्तर पे जाती है। हॉर्स ट्रेडिंग का मामला कुछ ऐसा हो सकता है, क्या विधायकों को नहीं, यहाँ तो नहीं लाएंगे, लेकिन हाँ अपने साथियों को तो संभाल के रखना पड़ेगा, क्योंकि भाजपा कुछ भी कर सकती है। तो एक बार फिर से सुनिए सीएम क्या कह रहे हैं। हॉर्स ट्रेडिंग का मामला कुछ ऐसा हो सकता है, क्या विधायकों को नहीं, यहाँ तो नहीं लाएंगे, लेकिन हाँ अपने साथियों को तो संभाल के रखना पड़ेगा, क्योंकि भाजपा कुछ भी कर सकती है, किसी स्तर पे जाती है। तो हिमाचल प्रदेश के कांग्रेस पार्टी के वो विधायक जो चुनाव जीत रहे हैं, उनको छत्तीसगढ़ नहीं लाया जाएगा, ये बात तो उन्होंने कही। लेकिन ये कहा कि हमारे विधायकों को संभाल कर रखना होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर सकती है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात और बहुत महत्वपूर्ण बयान दिया है। बहरहाल अपडेट यह है कि 2:45 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिल्ली के लिए रवाना होंगे। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की तरफ से चीफ ऑब्जर्वर उन्हें बनाया गया, और सारी जो चुनाव की अभियान था प्रचार का, वो कहीं ना कहीं पूरा भूपेश बघेल ही संभाल रहे थे। इन सबके बीच नतीजों के ऊपर ये बड़ा बयान दिया है। राजेश मिश्रा हमारे सहयोगी सीधे शिमला से इस वक्त जुड़ रहे हैं, उनके पास चलते हैं। राजेश जी, तस्वीर अब करीब करीब साफ होती नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी इस वक्त 25 सीटों पर आगे है, नतीजे भी शामिल हैं। कांग्रेस पार्टी 40 तक पहुंच गई है। इस बीच क्या आप वहां पर देख रहे हैं? और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बहुत बड़ा बयान दिया है कि हमारे विधायकों को संभाल कर रखना होगा, क्योंकि बीजेपी कुछ भी कर सकती है। जी बिल्कुल, अगर हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस भवन में, कांग्रेसियों में, और ये वीरभद्र सिंह का जो निवास स्थान है होली लॉज, वहां पर जश्न का माहौल है। लगभग 2 घंटे से यहां पर जश्न का माहौल बना हुआ है। आप देख रहे हैं कि इस तरह के गुलदस्ते लेकर लोग यहां पर पहुंच रहे हैं, मिठाइयां बांटी जा रही है, आतिशबाजी यहां पर हो रही है। और जब हमारी कुछ देर पहले ही विक्रमजीत सिंह से बातचीत हुई थी, तो उन्होंने भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी गड़बड़ कर सकती है। जब हमने पूछा उनसे तो उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी गड़बड़ पार्टी है और वो इस तरह का सब कुछ कर सकती है। मगर उन्होंने ये भी साथ साथ कहा कि पूर्ण बहुमत लेकर कांग्रेस यहां पर आ रही है और हम अपने विधायकों पर नजर रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मगर उन्होंने यह जरूर कहा कि भारतीय जनता पार्टी कुछ गड़बड़ यहां पर कर सकती है, क्योंकि उसकी फितरत रही है। महाराष्ट्र में भी उन्होंने ऐसा कहा और मध्य प्रदेश में भी उन्होंने इस तरह का किया, इस तरह की हरकत की, राजस्थान में भी उन्होंने इस तरह का किया। तो आशंका तो है, मगर जिस तरह से उनको भरोसा भी इस बात का है कि उनको कहीं ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि स्पष्ट बहुमत यहां पर मिल जाएगा। आप देख रहे हैं कि लगातार लोगों का यहां पर आना जारी है। आप
आप भी यहाँ पे गुलदस्ता लेकर आई हैं, बच्ची को भी यहाँ पे लेकर आई है, कैसा लग रहा है आप यहाँ पर? बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे पहले हिमाचल की तमाम जनता को बहुत बहुत शुभकामनाएं। कांग्रेस पूर्ण बहुमत से आ रही है और आज यहाँ पे भी हल्लौल में जश्न का माहौल है, पूरे हिमाचल प्रदेश में जश्न का माहौल है। तो ये गुलदस्ता किसके लिए, होने वाले भावी मुख्यमंत्री के लिए है कि विजय जो हुए विधायक उनके लिए? होने वाले मुख्यमंत्री के लिए, महारानी रानी राजमाता प्रतिभा वीरभद्र सिंह जी के लिए। हिमाचल की तमाम जनता रानी साहिबा जी के साथ है, क्योंकि यहाँ पहले वीरभद्र जी ने विकास किया था हिमाचल में, और आने वाले समय में भी वीरभद्र जी विकास मॉडल ही चलेगा। अच्छा, ये सुनने में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी खरीद फरोख्त करती है, विधायकों को खरीद लेती है, गड़बड़ सड़बड़ कर सकती है, तोड़फोड़ करती है, तो कितनी आशंका है इस बात की? जी, अभी तक तो फिलहाल जनता ने अभी थोड़ा सा करारा जवाब दे दिया है। शायद लग रहा है इस बार गड़बड़ी थोड़ी सी कम ही होगी। ठीक है, क्योंकि तो आप देख रहे हैं कि जश्न का यहाँ पर माहौल है, गुलदस्ता लेकर लोग आ रहे हैं, अपने अपने तरीके से यहाँ पर जश्न मना रहे हैं, अपनी खुशियां जाहिर कर रहे हैं। एक 75 फीट सी चीज। जी राजेश जी बने रहिए, लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। राजेश मिश्र हमारे सहयोगी शिमला में लगातार बने हुए हैं और वीरभद्र सिंह के बंगले पर इस वक्त मौजूद हैं, जहां पर तमाम कार्यकर्ताओं का और उनके चाहने वालों का आना जाने का सिलसिला चालू है। प्रतिभा सिंह भी यहीं पर मौजूद हैं, जो कि पीसीसी के अध्यक्ष भी हैं, सांसद भी हैं। बने रहिए, आपके पास आते रहेंगे। अनुराग सिंहदेव जी हमारे साथ में बने हुए हैं। अनुराग जी, ये किस तरह का डर कांग्रेस पार्टियों के भीतर, हमेशा नेताओं के भीतर रहता है कि चुनाव जीतने के बाद भी कम से कम जश्न खुल के नहीं मना पाते? हमेशा ये डर रहता है कि बीजेपी कहीं हमारे विधायकों को खरीद फरोख्त न कर ले। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कह रहे हैं कि विधायक तो जीत गए, अब संभाल कर रखना होगा। ये क्या स्थितियां हैं? देखिए हितेश जी, ये डर जो है ये कांग्रेस के अंदर का डर है, क्योंकि इनको जब इनके पास मेजोरिटी आती है तब भी इनको 50-50 में टॉस करना पड़ता है। छत्तीसगढ़ में ही ले लीजिए, राजस्थान में ले लीजिए, मध्य प्रदेश में आश्वासन दिया था वहां नहीं किया, वहां ले लीजिए, और अब हिमाचल में तो मेरे ख्याल से आधा दर्जन इनके मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, और ये डर इनके अंदर स्वाभाविक है। और जब ये डर होता है तो ये ठीकरा भारतीय जनता पार्टी के ऊपर फोड़ते हैं कि वो ऐसा करेंगे, जबकि इस डर की शुरुआत इनके अंदर ही निहित है। और यही कारण है कि कांग्रेस आज पूरे देश पर से सिमट गई, क्योंकि कांग्रेस के अंदर जो गुटबाजी है और जो पद की लालसा है उसको जनता भली भांति पहचानती है, और इसलिए कांग्रेस के अंदर हमेशा ये डर बना रहता है। मुख्यमंत्री जी वही बात एक तरीके से मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी उन संभावनाओं को देख रही है क्या? नहीं, यहाँ तो नहीं लाएंगे, लेकिन नहीं, ये तो स्थानीय स्तर पर अपने आप देखने को मिल रहा है। अभी तो मैं तो सुबह से नेशनल टीवी देख रहा था, कई दावेदार पहले दावेदारी ठोक दिए, बिना हाईकमान का उनके इंतजार किए, बिना उनके विधायक दल की बैठक हुए उन्होंने दावा कर दिया कि मैं उम्मीदवार हूं मुख्यमंत्री पद का। तो ये तो कांग्रेस के अंदर का डिसिप्लिन है जी, और ये स्वाभाविक रूप से इनको सूचना होगी इस बात की। जी घनश्याम जी, क्यों इस तरह का डर लगातार बना रहता है? जिस तरह से मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि जीत तो हम गए हैं, लेकिन हमारे विधायकों को संभाल कर रखना होगा। देखिए, निश्चित ही हितेश जी, इस बात को समझने की आवश्यकता है। डर हमारा नहीं है, डर हमें इस बात का है कि देश में लोकतंत्र की हत्या हो रही है। डर हमें इस बात का है, देश के संविधान का माहौल उड़ाया जा रहा है। जनाधार को पैसे के दम पर, धन बल के दम पर, सत्ता बल के दम पर, ईडी, आईडी और सीबीआई के दम पर खरीद कर उसे दबावपूर्वक अपने अनुकूल करने की बात की जा रही है। और यह हमारा डर नहीं है। मध्य प्रदेश में क्या किया इन्होंने, महाराष्ट्र में क्या किया इन्होंने, गोवा में बहुमत कांग्रेस की थी, इन्होंने विधायकों को पैसे के दम पर डरा धमका कर क्या किया। तो आज परिणाम हमारे सामने देश में है। जब से मोदी जी की सरकार आई है, जनादेश का अपमान धन बल के आधार पर, कहीं ना कहीं सरकारी तंत्र के दुरुपयोग के आधार पर उसे अपने अनुकूल किया जा रहा है। और इसी डर की चिंता माननीय भूपेश बघेल जी कर रहे हैं या फिर हिमाचल की जनता कर रही है। और मुझे लगता है किंतु प्रमाण सामने हैं, और इसमें हमारे डर का बात करके इसको छुपाने की कोशिश नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि भारत के लोकतंत्र की खूबसूरती इसी बात में है कि जनता का जनादेश का सम्मान होना चाहिए। जो पक्ष में है उन्हें सत्ता की चाबी सौंपी जाए, जो विपक्ष में उनको विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी की सरकार में विपक्ष तो कहीं है ही नहीं। अगर विपक्ष है तो ईडी जाएगी, विपक्ष है तो आईटी जाएगी, विपक्ष है तो सीबीआई जाएगी। मतलब विपक्ष को दबाने के लिए इन्होंने जिस प्रकार का कुचक्र
षड्यंत्र रचा हुआ है। डर हमें इस बात का है। डर कांग्रेस पार्टी के भीतर इस बात को लेकर है। कांग्रेस ये कहती है कि लोकतंत्र की हत्या लगातार बीजेपी कर रही है, तो दूसरी तरफ अनुराग सिंहदेव कह रहे हैं कि अपने ही विधायकों पर यकीन नहीं है, इसलिए इस तरह का डर है, चूंकि पार्टी के भीतर गुटबाजी। बहरहाल चर्चा और ये जो लगातार जिस तरह से बयानबाजी हो रही है, जो रिएक्शंस आ रहे हैं, ये लगातार जारी है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन बता दें आपको कि भानु प्रतापपुर में अब तक जिस तरह के लगातार नतीजे आ रहे हैं जो काउंटिंग के, उसमें अब कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार ने बढ़त बहुत ज्यादा बड़ी बना ली है। तो दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से सत्ता पर काबिज होने जा रही है, जहां पर बीजेपी की सरकार थी, जो रवायत रही है कि 5 साल में भी यहां पर सत्ता बदलती है। तो दूसरी तरफ गुजरात में बंपर जीत के साथ भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से सत्ता पर वहां पर काबिज रह सकती है। तमाम अपडेट लगातार देते रहे, लगातार चुनावी अपडेट्स सबसे पहले पूरे सटीक नतीजों के साथ, रुझानों के साथ IBC 24 सवेरे से ही आपके सामने रख रहा है। और भानु प्रतापपुर की एक बार फिर से तस्वीर आपके सामने रख रहे हैं। भानु प्रतापपुर में अब 15 राउंड के अपडेट्स हमारे पास में दरअसल आ चुके हैं। 14 राउंड के अपडेट के बाद अब 15वें राउंड का अपडेट भी हमारे पास में आ गया है। 15 राउंड के अपडेट के बाद कांग्रेस पार्टी की जो उम्मीदवार हैं सावित्री मंडावी, वो 18,808 वोटों से इस वक्त आगे चल रही हैं। 15 राउंड की काउंटिंग पूरी हो चुकी है। 52,000 से ज्यादा वोट अब तक के कुल जो 15 राउंड की काउंटिंग हुई उसमें हासिल कर चुकी हैं। और 14वें के बाद अब 15वें राउंड की काउंटिंग में भी भानु प्रतापपुर से कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार आगे चल रही हैं 18,000 वोटों से। और ये एक बड़ी जीत की तरफ लगातार कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार आगे बढ़ती नजर आ रही हैं। तो दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश में अब लगभग ये तय हो गया है। रुझान ये बता रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी सत्ता पर काबिज होने जा रही है। और जिस तरह की रवायत और वहां पर रहा है परंपरा, एक बार फिर से वहां पर जनता ने सरकार को बदलने का फैसला सुना है। तो दूसरी तरफ गुजरात में 27 साल से सत्ता पर काबिज भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से प्रचंड बहुमत के साथ 158 सीटों पर इस वक्त आगे चल रही है और एक बार फिर से सत्ता पर काबिज होने जा रही है। कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के लिए गुजरात के नतीजे हैरान और परेशान करने वाले हैं। इस बीच हमारे साथ में स्टूडियो में नितिन भंसाली जी जुड़ गए हैं, अब जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। उनसे बात करते हैं। भंसाली जी, हिमाचल प्रदेश के लिए भी बधाई और भानु प्रतापपुर के लिए भी बधाई, चूंकि नतीजे और रुझान जो है वो बता रहे हैं कि जीत लगभग तय होने की स्थिति में है। लेकिन गुजरात के जो परिणाम है वो हैरान परेशान करने वाले हैं। ओवरऑल जो चीजें हैं, क्या आपका आकलन? देखिए व्यास जी, गुजरात के विषय में यह आकलन है कि गुजरात का चुनाव कांग्रेस वर्सेस बीजेपी नहीं हो रहा था। गुजरात का चुनाव कांग्रेस वर्सेस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस वर्सेस देश के गृह मंत्री अमित भाई शाह, इनके साथ हो रहा था। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने सारे देश के सारे कामों को, विकास को, जरूरत की चीजों को छोड़कर पूरा फोकस जो है वहां पर किया। पहली बार ऐसा देखने को मिला कि देश का प्रधानमंत्री छोटी से लेकर बड़ी सभाएं करते वहां पर नजर आ रहे हैं और पूरा ध्यान, जो मैंने की कहा कि देश के विकास से इनको कोई लेना देना ही नहीं था, इन्होंने गुजरात पर फोकस किया। निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए अच्छी खबर नहीं है गुजरात में इतनी सीटें कम होना। तो इस विषय पर कांग्रेस जो है आत्मचिंतन और मनन बिल्कुल करेगी और आगे इन नतीजों को कैसे सुधारा जाए आने वाले चुनावों में, इस पर बिल्कुल ध्यान देगी और काम करेंगे हम। लेकिन अगर गुजरात के पूरे चुनाव प्रचार अभियान की बात करें भंसाली जी, जिस तरह से, क्या ऐसा देख के लग नहीं रहा था कि कांग्रेस पार्टी ने एक तरह से वॉकओवर दे दिया था? क्योंकि कोई बड़े जो नेता हैं वो वहां पर जाके अपनी मौजूदगी दर्ज नहीं करा रहे थे। आपने जिस तरह से पीएम का जिक्र किया, राहुल गांधी लगातार भारत जोड़ो यात्रा के तहत पैदल चल रहे थे, लेकिन गुजरात प्रचार के लिए सिर्फ वो एक बार गए। तो ये जो जिस तरह का चुनाव प्रचार अभियान चला, प्लस आम आदमी पार्टी ने भी वहां पर ताकत झोंकी, क्या इन सब का नुकसान हुआ? देखिए, राहुल गांधी जी की यात्रा को हमेशा बार बार सारे चैनल्स में हम डिबेट में जा रहे हैं तो ये बातें आ रही कि राहुल गांधी जी क्यों नहीं गए। तो राहुल गांधी जी का जो ये प्रोग्राम था, ये चुनाव अनाउंस होने के पहले ही बन चुका था। और ये जो एक अभियान है भारत जोड़ो यात्रा, ये भारत जोड़ने के लिए निकली। उसके बीच में से भी एक दिन यात्रा को ब्रेक देकर राहुल गांधी जी ने वहां पर जनसभाएं की और बाकी कांग्रेस के सीनियर लीडर्स भी लगातार गुजरात का दौरा किए थे। और मोदी जी ने एक बात कही थी चुनाव से पहले कि कांग्रेस साइलेंट प्रचार कर रही है। मोदी जी को भय था, पिछले बार जो कांग्रेस के जो रिजल्ट थे, बिल्कुल नेक टू नेक फाइट थी कांग्रेस और बीजेपी के बीच। तो मोदी जी को इस बात की शंका थी कि मेरा होम स्टेट है, मैं प्राइम मिनिस्टर और मैं मोदी हूं। तो उस वजह से उन्होंने जो है अपना पूरा तन मन धन बल सारा सब कुछ जो होता है उन्होंने वहां गुजरात में लगाया
और देखिए जनता जनार्दन है, जनादेश यदि बीजेपी को दिया तो हम स्वीकार करते हैं, जनादेश बीजेपी को दिया है तो। पर साथ ही ये अगर कोई कहता है कि कांग्रेस चुनाव हार गई, कांग्रेस चुनाव हारी होगी गुजरात में, हौसला नहीं हारी है। हम हमारी लड़ाई जारी रखेंगे और हमारा टारगेट जो है 2023 तो छत्तीसगढ़ में हम 71+ पे काम कर रहे हैं, पर 2024 में केंद्र में ये जुमलेबाजों की सरकार को किस तरीके से सत्ता से बेदखल करना है, कांग्रेस उस और काम कर रही है। लेकिन गुजरात, जैसा आप बता भी रहे हैं, गुजरात के नतीजे इस तरफ इशारा कर रहे हैं, जैसा आपने भी जिक्र किया और हमने भी चुनाव प्रचार अभियान को देखा कि प्रधानमंत्री अगर 31 वहां पर रैलियां कर रहे हैं और 5 से ज्यादा उन्होंने वहां पर रोड शो किए हैं, तो कुल मिलाकर आज भी कांग्रेस पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती नरेंद्र मोदी के चेहरे के रूप में है, क्योंकि वहां पर पार्टी ने नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा। यहां तक कि मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल तक का कहीं जिक्र नहीं होता था। तो आप 2024 के संदर्भ में इसे एक चुनौती अगर कांग्रेस की पार्टी के सामने करें तो पीएम के चेहरे के रूप में एक बड़ी चुनौती तो है। देखिए, हमको तो यही नहीं पता था कि गुजरात में मुख्यमंत्री कौन है, और जिस प्रकार का देश के प्रधानमंत्री गुजरात में दौरा कर रहे थे, रैलियां कर रहे थे, समय दे रहे थे, उससे तो प्रधानमंत्री कम मुख्यमंत्री वो ज्यादा नजर आ रहे थे। 2024 के चुनाव मुद्दों पर होंगे व्यास जी, मुद्दों पर होंगे। देश की बेरोजगारी, महंगाई, महिलाओं पर हो रहे अत्याचार, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों से जनता का मन जो है बिल्कुल इस सत्ता से, इस सरकार से त्रस्त हो चुका है, और वो उस समय का इंतजार कर रही है कि वो अपने वोट की चोट से इस भ्रष्ट सरकार को किस तरीके से केंद्र से बाहर करे। हर चुनाव अपने मुद्दों पर होते हैं, चाहे वो नगरीय निकाय के चुनाव के मुद्दे अलग होते हैं, विधानसभा के अलग होते हैं और लोकसभा के अलग होते हैं। आप देखिएगा निश्चित तौर पर गुजरात में लोकसभा के जो नतीजे होंगे ठीक इसके विपरीत होंगे। हिमाचल प्रदेश के संदर्भ में क्या, मैं छोटा सा संक्षेप में आपसे जानना चाहेंगे कि हिमाचल प्रदेश में जो जीत है, क्या इसको कांग्रेस पार्टी एक संजीवनी के रूप में देख रही है आगे आने वाले समय? देखिए, गुजरात हिमाचल प्रदेश में तो भूपेश बघेल की सरकार का छत्तीसगढ़ का मॉडल जादू कर गया। अब इस मॉडल की चर्चा पूरे देश में हो रही है। समझ में आया लोगों को कि ये मॉडल क्या है और इसको एक्सेप्ट किया। वहां पर देखिए, वहां के घोषणा पत्र में 5 बिंदु मुख्य जो थे, वो छत्तीसगढ़ में जो योजनाएं लागू हुए उसी के थे। छत्तीसगढ़ मॉडल का डंका वहां पर बजा है। अनुराग सिंहदेव जी, बहुत संक्षेप में टिप्पणी कीजिएगा अब तक का जो तुरंत आकलन है हिमाचल प्रदेश के संदर्भ में भी और गुजरात के संदर्भ में भी, फाइनल कमेंट। देखिए, गुजरात मॉडल तो 158 बता दिया कि 27 साल के बाद किस तरीके की सरकार बनाई जाती है। दूसरा रहा हिमाचल का, तो हिमाचल में रिवाज है, और जहां तक ये मॉडल की बात कर रहे हैं, ये पेंशन, ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे और पैसा केंद्र से मांगेंगे, यही इनका मॉडल है। छत्तीसगढ़ में लागू किया, पैसा केंद्र से। तो अनुराग सिंहदेव, गुजरात में तो मानते हैं कि गुजरात मॉडल का जादू चला है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में छत्तीसगढ़ का मॉडल नहीं चला है, वो वहां की रवायत रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का स्टूडियो में शामिल जुड़ने के लिए, और इससे पहले घनश्याम जी भी जुड़े थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसी के साथ फिलहाल यहां पर छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, और ब्रेक के बाद भी अपडेट्स लगातार जारी हैं। चूंकि तस्वीर लगभग साफ हो चुकी है, लेकिन अभी पूरी तरह से अपडेट सामने आएंगे। हिमाचल प्रदेश की फाइनल आंकड़े कहां जाकर बैठते हैं इसका इंतजार होगा, और गुजरात में बंपर जीत के साथ बीजेपी की सत्ता में आना तय हो गया है। भानुप्रतापपुर में 19 राउंड की काउंटिंग है, अब तक 15 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है। 18,000 से ज्यादा वोटों से इस वक्त सावित्री मंडावी आगे चल रही है। पल पल का अपडेट लगातार जारी है। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।